बस। स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें देखो सबसे पहले हमारा आता है सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस मेथड क्या होता है? सपोज करो हमें 1000 टन ऑफ राइस दे रखा है और हमें उस 1000 टन ऑफ राइस की चेकिंग करनी है। ठीक है। तो अगर हम इसमें से 1 टन ऑफ राइस को अलग निकाल लेते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं कि अगर वो सही है तो इसका मतलब 1000 टन भी सही होगा। लेकिन अगर 1 टन में क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है तो 1000 टन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो जब हम कुछ चीजों का पूरी पॉपुलेशन में से कुछ चीजों को निकाल के हम चेकिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग मेथड। लेकिन हम पूरे के पूरे 1000 टन का अगर चेकिंग कर रहे हैं जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा लेकिन उसमें 100% पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं, वो हमारा होता है सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड में क्या होता है? एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को चेक करते हैं। और सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? लिमिटेड इंक्वायरी होती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब है सस्ता कौन सा पड़ेगा और महंगा कौन सा पड़ेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर किस में ज्यादा चाहिए? सेंसस में। लेकिन कंपैरेटिवली लेस मनी, लेस टाइम और लेस लेबर किस में चाहिए? सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। सुटेबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी कई बार आता है। हमारा सेंसस मेथड सुटेबल तब होगा जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब पॉपुलेशन में जैसे मेल भी है, फीमेल भी है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है। ठीक है। मतलब अलग अलग लोग हैं पॉपुलेशन में, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा? सेंसस मेथड। जैसे चावल में 10,000 टन के अंदर 20 तरह के चावल है तो हमें सेंसस मेथड करना पड़ेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस है इसका मतलब। लेकिन अगर सेम तरह का राइस है जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो सेंसस, और होमोजीनियस पॉपुलेशन है, सिमिलर है तो सैम्पलिंग। ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा और एक्यूरेट कौन सा होगा? सेंसस मेथड, क्योंकि पूरा चेकिंग करे। और लेस एक्यूरेट और लेस रिलायबल कौन सा होगा? सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अभी हमने पढ़ा था दो तरह के मेथड होते हैं चेकिंग करने के, सेंसस और सैम्पलिंग। अब इस सैम्पलिंग मेथड के क्या क्या टाइप्स है? कौन से मेथड के? सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स है, सेंसस के नहीं। सैम्पलिंग के हमारे क्या क्या टाइप्स है? सबसे पहले हमारा होता है रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको थोड़ा सही से बनाना। रैंडम सैम्पलिंग और फिर होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अभी देखेंगे ये क्या होता है। रैंडम सैम्पलिंग में हमारे फर्दर कौन कौन से टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आता है? रैंडम सैम्पलिंग में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर आता है सिस्टमैटिक और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, और एक आता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या क्या आता है? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। उसके बाद नॉन रैंडम में आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है ये। कन्वीनियंस। ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखो, रैंडम सैम्पलिंग में कौन कौन सा? तीन तो ऐसे हो गए, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक। एक क्लस्टर और एक मल्टी स्टेज। और नॉन रैंडम में तीन है, जजमेंट, कोटा और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है। पहला था रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग refers to method in which every item in the universe has also has an equal chance of being chosen for the sample। तो पॉपुलेशन में सभी के इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है, मतलब कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबके इक्वल चांस है। तो वो हमारा क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिसमें सभी लोगों के जो सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या है? इक्वल है। रैंडम सैम्पलिंग हो गया। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड था। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? रेफर्स टू द मेथड दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन द ग्रुप्स और स्ट्रेटा defined by the presence of certain characteristics, and then random sampling from each group is made। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तीन फीमेल्स हैं, दो ओल्ड मैन है और तीन यंग मैन है। हमने क्या किया? फीमेल्स में से एक फीमेल सिलेक्ट कर ली, ओल्ड मैन में से दो में से एक ओल्ड मैन सिलेक्ट कर लिया, और यंग मैन में से एक, तीन में से एक यंग मैन सिलेक्ट कर लिया। हमने तीनों में से एक एक सिलेक्ट किया है, तीनों में से एक एक सिलेक्ट किया है, तो सबके क्या है? इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटा। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटा। ये हमने बना लिया स्ट्रेटा। अब इसमें से किसी एक को हम फर्दर क्या करेंगे? फाइनल सिलेक्शन करेंगे। हाँ, इन तीनों में से। समझ आया? तो अगर मैं सिर्फ फीमेल्स को और यंग मैन को लेता
तो ओल्ड मैन का सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते, इसलिए सब में से पहले एक एक को उठाओ, फिर उसमें से फाइनली, अब तीनों के इक्वल चांसेस है ना सिलेक्शन के, अब तीनों में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को ग्रुप्स में और स्ट्रेटा में। ग्रुप्स क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ, इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटा। ठीक है, और इस स्ट्रेटा में से फिर हम फाइनल किसी एक का सिलेक्शन करते हैं। समझ आए? नेक्स्ट हमारा इसमें है, सेकंड है हमारा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड क्या है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें दे रखा है, इट रेफर्स टू मेथड दैट इन्वॉल्व्स रैंडम randomly selecting the clusters of element from a population and subsequently selecting every element in each selected cluster in the sample। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। हमने तीन ग्रुप बना लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। हमें पॉपुलेशन दे रखी है, हमने उसमें से लोगों के क्या करे, तीन ग्रुप बना लिए। इस बार हम तीनों ग्रुप में से एक एक नहीं लोगों को उठा रहे, तीनों ग्रुप में से एक एक पर्सन नहीं सिलेक्ट कर रहे, बल्कि पूरा का पूरा कोई एक ग्रुप ही क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ आया? इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, हमने एक एक को उठाया था, ठीक है ना। इस बार हमने लोगों के ग्रुप बनाए, जैसे कि ये मैन, ये विमेन, ये बॉय, मैन, विमेन, बॉय, मैन, विमेन, बॉय। तीन ग्रुप बनाए, इसमें से पूरा का पूरा ग्रुप ही हमने क्या किया, उठा लिया, और इसे हम ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर। ये हमने क्या बनाए, क्लस्टर्स बनाए, और क्लस्टर में से पूरा एक क्लस्टर उठा लिया, इसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर रैंडम सैंपल। जब ये नीचे का एग्जांपल देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लस्टर ऑफ एलिमेंट बनाए फ्रॉम द पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन में से क्लस्टर बनाए, और सब्सिक्वेंटली एवरी एलिमेंट इन ईच सिलेक्टेड क्लस्टर इन द सैंपल। सिलेक्ट कर लिया किसको, पूरे के पूरे क्लस्टर को ही एक को सिलेक्ट कर लिया। डिफरेंस समझ आ रहा है? नेक्स्ट हमें दे रखा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें देखो क्या होता है, इसमें लिखा है, इट रेफर्स टू द मेथड वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली। पहला एलिमेंट तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली करते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा भी, फ्रॉम अ लिस्ट, एंड देन एवरी nth एलिमेंट, जब भी आ जाए एवरी nth एलिमेंट इज सिलेक्टेड। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने पहले पर्सन को सिलेक्ट किया, उसके बाद ना हम दो दो का गैप दे रहे हैं, फिर इसे सिलेक्ट किया, फिर दो का गैप देके इसे सिलेक्ट किया, फिर दो का गैप देके इसे, फिर दो का गैप देके इसे। मतलब हमने पहला तो रैंडमली कर लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, nth एलिमेंट, मतलब इसमें दो का गैप है तो इसमें भी दो का देंगे, आगे भी दो का गैप देंगे, तो ये हमारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ये हमारे nth एलिमेंट कहलाएंगे। ये सबसे पहले रैंडमली सिलेक्ट किया, उसके बाद nth एलिमेंट ये, nth एलिमेंट ये, nth एलिमेंट ये और nth एलिमेंट ये, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो फर्स्ट एलिमेंट रैंडमली और उसके बाद nth एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ये एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर, एमसीक्यू में आ सकता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग का एक्सटेंशन कौन सा है, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, विच इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेजेस, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और 5 स्टेजेस। क्लस्टर को ही एक्सटेंड करके क्या बनाया, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। एग्जाम्पल में अर्बन इंक्वायरी कर रहे हैं हम, अर्बन एरिया में, अ सैंपल ऑफ टाउन्स में बी टेकन एट फर्स्ट। सबसे पहले अर्बन एरिया में हम टाउन्स का सैंपल ले रहे हैं, देन फ्रॉम ईच ऑफ द सिलेक्टेड टाउन, हम अर्बन सिटी में गए, वहां से हमने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किए, टाउन्स। उसके बाद सिलेक्टेड टाउन्स में से हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड को सिलेक्ट करने के बाद ईच सिलेक्टेड हाउस होल्ड में से हम क्या करेंगे, कुछ हाउस होल्ड को फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे, कुछ हाउस होल्ड का फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1000 हाउस होल्ड सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 का फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे सैंपल के लिए। ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी स्टेज। पहली स्टेज पर अर्बन एरिया सिलेक्शन, कौन कौन से अर्बन एरिया में जाना है, कौन कौन से अर्बन एरिया के टाउन सिलेक्ट करना है, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में कितने हाउस होल्ड, फिर उन हाउस होल्ड में से फाइनल कौन से हाउस होल्ड को सिलेक्ट करना है। फोर्थ स्टेज हमारी ये आ गई, फाइनल सिलेक्शन। तो जब मल्टीपल स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, ये कहलाता है हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैंपल। समझ आए?
अब आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग में सबके इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन होता है, यहाँ पर इक्वल चांस नहीं होता। यहाँ पर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर ना सैंपल का सिलेक्शन डिपेंड होता है जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, नॉट ऑन द रैंडम बेसिस। जैसे कि किसी की अपनी जजमेंट है, किसी की अपनी मर्जी, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पर सबके इक्वल चांस नहीं है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तब तो इक्वल चांस आता है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी। तो यहाँ पर जजमेंट के बेसिस पे होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले क्या आता है, जजमेंट, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखो जैसे कि इन्वेस्टिगेटर ने एक ओपिनियन पोल कंडक्ट किया टू एसरटेन द व्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन रिगार्ड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैजुअल ड्रेस। अब एक सर्वे किया गया जिसमें स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि अगर कैजुअल ड्रेस स्कूल में कैजुअल ड्रेस इंट्रोड्यूस करी जाए तो कैसा रहेगा। स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट 50 स्टूडेंट हु इन हिज ओपिनियन आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। अब क्योंकि 1500 स्टूडेंट्स के बेसिस पे सपोज करो जो इन्वेस्टिगेटर है ना, उसको क्लास ए अच्छी लगती है, क्लास ए के बच्चे अच्छे लगते हैं, उसमें 50 बच्चे हैं, टोटल स्कूल में 1500 बच्चे हैं। उसने क्लास ए को अपने जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया और उनसे पूछ लिया कि अगर हम कैजुअल ड्रेस लेके आए स्कूल की ड्रेस की बजाय, स्कूल में इंट्रोड्यूस करें घर की ड्रेस, तो कैसा रहेगा, आप अपना ओपिनियन दो। तो ये तो बायस हो गया कहीं ना कहीं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जजमेंट सैंपलिंग। क्या यहाँ पर इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है? नहीं, क्योंकि उसने 1500 से थोड़ी पूछा है, या 1500 में से एक एक को उठा था, उसने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है कोटा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन सब डिवाइडेड होती है इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड द कोटा इज फिक्स्ड, बट विद इन द गिवन कोटा सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट विल डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ इंटरव्यू। जैसे कि सर्वे कर रहे हैं टीवी व्यूअर्स का, द इंटरव्यूअर मे बी टोल्ड टू इंटरव्यू 500 पीपल इन अ सर्टेन एरिया एंड दैट 55% ऑफ द इंटरव्यू टू बी हाउसवाइफ। कितने लोग टीवी देखते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया, जिसमें से हमने क्या कहा कि 55% तो हाउसवाइफ होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाउसवाइफ टीवी देखती हैं। उसके बाद हमने कहा 30% स्कूल से आके बच्चे देखते हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट होंगे। हमने कहा 10% एम्प्लॉयज होंगे, और हमने कहा 5% क्या होंगे, छोटे बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस, 1-2 साल के बच्चे, वो टीवी कम देखते हैं। Within these quotas, the interviewer is free to select the people to be interviewed. अब पहले ही हमने कोटा बना लिया कि 55% हाउस वाइफ, 30% स्कूल के बच्चे, 10% एम्प्लॉय, 5% चिल्ड्रन। इनमें से अब चाहिए एक एक, दो दो, तीन तीन, कितने भी सिलेक्ट करे लोगों को, सैंपल बेसिस पे कितने भी सिलेक्ट करे, वो इसकी क्या है, अपनी जजमेंट है। तो इसमें सबसे पहले कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतनी पॉपुलेशन में से इतनी कैटेगरी के इतने लोग लेंगे, उसमें से फिर कुछ लोगों को हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। ये कहलाता है हमारा कोटा सैंपल। तो इसमें हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। कोटा में से हम किसे करें सिलेक्ट, वो हमारी मर्जी होती है। हो सकता है हाउस वाइफ में से 10 को सिलेक्ट कर ले, चिल्ड्रन में से 2 को सिलेक्ट करें, तो ये हमारी अपनी जजमेंट है, कोटा में से किसको कितना सिलेक्शन करना है। समझ आए? इसके बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग में नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसका तो नाम पढ़ के ही पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेटर की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो क्या करता है, सिलेक्शन करता है। सपोज करो इन्वेस्टिगेटर जो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है ना, वो दिल्ली का रहने वाला है, तो उसके लिए कन्वीनियंस कब होगी, जब वो दिल्ली के लोगों का ही सर्वे करेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो वो दिल्ली के लोगों का ही सर्वे कर रहा है, ये कहलाता है कन्वीनियंस नॉन रैंडम सैम्पल। ये इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है ना, उसमें जो हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं चंक, एमसीक्यू में आ सकता है। उसको हम कहते हैं चंक, CHUNK। जो हम सिलेक्शन करते हैं ना सैंपल का कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, उसको सैंपल को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर कहते हैं हम उसे चंक कहते हैं। ठीक है, CHUNK एमसीक्यू में आ सकता है। समझ आए? एक है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप हुई थी 1950 में। पहला तो ये आ सकता है एमसीक्यू में। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है बाय नेशनल इंडियन कमेटी, रिकमेंडेशन बाय नेशनल इंडियन कमेटी। किसकी रिकमेंडेशन पे ये NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था? नेशनल इंडियन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किसने सुझाव दिया था? नेशनल इंडियन
कमेटी ने। कब सेटअप हुआ था? 1950। इसके चेयरपर्सन कौन थे? कई बार आता है पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस। इसको एनएसएसओ को सेटअप करने का क्या पर्पस था? टू फिल अप द लार्ज गैप इन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड या हाउस होल्ड सेक्टर। अब यहाँ पर नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेशनल इनकम की, वर्ल्ड की इनकम क्या होगी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं, जिनकी अपनी दुकानें होती हैं, फॉर्मल सेक्टर कंपनीज होती हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें जो गैप है स्टैटिस्टिकल डेटा को, उस गैप को कम करने का उद्देश्य किसका था? एनएसएसओ। कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो गैप है ना सैंपल सर्वे का, उसको क्या करना? कम कर। ठीक है। ये सेटअप तो हुआ था 1950 में, लेकिन इसको रिकॉग्निशन कब मिली थी? 1970। ध्यान रखना। एनएसएसओ क्वार्टरली एक जर्नल निकालता है, एनएसएसओ क्वार्टरली एक जर्नल, एक बुक निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वेक्षणा। क्या कहते हैं? सर्वेक्षणा। ये भी आ सकता है। एनएसएसओ प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, चाइल्ड केयर एटसेट्रा। ये एस्टीमेट बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितना स्कूल में नए बच्चे एनरोल कर रहे हैं, कितना चाइल्ड केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन सब की इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करता है? एनएसएसओ प्रोवाइड करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ के डिविजन क्या क्या है अगर आ जाए? पहला है एसडीआरडी, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। दूसरा है एफओडी, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। तीसरा है डीपीडी, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन। और चौथी डिवीजन है सीपीडी, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। तो ध्यान रखना, ये आ सकता है कि एनएसएसओ की डिवीजन कौन कौन सी है? एसडीआरडी, एफओडी, डीपीडी और सीपीडी। एनएसएसओ की एक्टिविटीज क्या है? अभी पढ़ा भी था थोड़ा। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है, अंडरटेक फील्ड वर्क, एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज का, कंडक्ट करता है क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, कलेक्ट करता है प्राइस डेटा फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है, एनुअल सर्वे इंडस्ट्री का करता है, क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे करता है, और रूरल और अर्बन एरिया के जो प्राइसेस है ना क्रॉप्स का, उसका डेटा भी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सेंसस ऑफ इंडिया। हर 10 साल में सेंसस ऑफ इंडिया आता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का कंप्लीट रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करता है? इंडिया का सेंसस, सेंसस ऑफ इंडिया। ये हर 10 साल में होता है। हर 10 साल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला सेंसस इंडिया में आता है 1881। पहला कब आया था? 1881। लास्ट आया था 2011। 2011 के बाद 2021 में आना था, लेकिन क्योंकि कोविड था इसलिए सेंसस नहीं हो पाया था। तो लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में 15th सेंसस हुआ था। पहला 1881 और लास्ट हुआ था 2011। ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। ये भी बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग रूरल अर्बन एरिया से रूरल एरिया में आ रहे हैं। ये सब भी ये बताता है सेंसस ऑफ। अब सेकेंडरी डाटा होता है और एक प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो हम यूज्ड डेटा किसी से कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा होता है जैसे हमने खुद स्कूल में जाके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ली, स्टूडेंट से मिलके, कि आप बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। स्टूडेंट से डायरेक्टली हमने बात करी, वो प्राइमरी डेटा कहलाए। लेकिन हम स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में गए और प्रिंसिपल सर से कहा या मैम से कहा कि आप हमें स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा दे दो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड डेटा, सेकेंड हैंड डेटा। अब सेकेंड हैंड डेटा ज्यादा रिलायबल होगा या प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? पहला, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा कैन बी जज्ड बाय इंटीग्रिटी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज। अब देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर ने या मैम ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो पूरा का पूरा डेटा ही क्या हो गया? गलत हो गया ना। तो किस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड होती है रिलायबिलिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। सुटेबिलिटी फॉर पर्पस। सेकेंड, सेकेंडरी डेटा के टाइम पे क्या चेक करना है? सुटेबिलिटी फॉर पर्पस। सुटेबिलिटी ऑफ डेटा इज डिटरमिन्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कि हम जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो किस नेचर का है, उसका स्कोप क्या है, हमारा डेटा कलेक्ट करने का उद्देश्य क्या है, किस टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि डेटा हमारे लिए सुटेबल है या नहीं। सेंसस मेथड से डेटा कलेक्ट करें या सैम्पलिंग मेथड? अभी पढ़ा था सेंसस या सैम्पलिंग। फिर एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी। इन्वेस्टिगेटर को डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या करनी है? कंसिडर करनी है बाय ईच इन्वेस्टिगेटर। जो भी इन्वेस्टिगेटर है ना, उनको सबको ये चेक करना है
कि एक्यूरेट डेटा है या नहीं है, कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसमें कितनी है, 100% एक्यूरेट है भी या नहीं। ठीक है। दो तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ओरिजिनल डेटा कौन सा होता है हमारा? प्राइमरी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। और हमारा कम ओरिजिनल या नॉट ओरिजिनल कौन होता है? सेकेंडरी डेटा। ज्यादा टाइम किस में चाहिए? स्टूडेंट के पास जाके सबसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो लॉन्गर टाइम चाहिए, और कम टाइम में डेटा में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेकेंडरी डेटा से। लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन है, विश्वास करने लायक? प्राइमरी। और लेस रिलायबल सेकेंडरी। प्रिकॉशन की कम जरूरत है प्राइमरी डेटा में, लेकिन सेकेंडरी डेटा क्योंकि सेकेंड हैंड डेटा है, डुप्लीकेट हो सकता है, इसमें ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डेटा, जो ओरिजिनल डेटा होता है ना, उसको कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है? पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना। दूसरा है क्वेश्चन एयर फाइल्ड बाय एन्यूमरेटर। तीसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। चौथा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। फिफ्थ टेलीफोनिक इंटरव्यू। और सिक्स्थ है मेल क्वेश्चन एयर मेथड। ये हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग कौन से डेटा? प्राइमरी डेटा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सबसे पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक तरह से डोर टू डोर होता है। कैसी इन्वेस्टिगेशन होती है? डोर टू डोर। उसमें हम कस्टमर के पास खुद जाकर, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन बताता है वो इन्फॉर्मेंट होता है। इन्वेस्टिगेटर खुद डोर टू डोर जाके क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है। इसे क्या कहता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये सूटेबल कब है? जब हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डोर टू डोर जाके पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइडर होगा, तब थोड़ी ना कि 100 किलोमीटर घूमेगा इंसान। डोर टू डोर के लिए लिमिटेड एरिया होना चाहिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जब इंक्वायरी क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, तब हम ये मेथड यूज करेंगे। व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, क्योंकि हम सामने वाले के घर जाके डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो डेटा क्या होगा? ओरिजिनल होगा। फिर इसके मेरिट क्या क्या फायदे हैं? ओरिजिनल डेटा होता है, रिलायबल एक्यूरेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कोई क्वेश्चन अगर इन्फॉर्मेंट हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे ना उसे। और सुटेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। डीमेरिट क्या है? वाइडर एरिया के लिए वो बेचारा जा नहीं सकता इन्वेस्टिगेटर। एक्सपेंसिव है, क्योंकि जाएगा तो हर कस्टमर के जाने का पैसा लेगा। टाइम कंज्यूमिंग है। और ट्रेंड पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इन्वेस्टिगेटर से पूछा कि आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसे यही ना पता हो पर्पस। ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर थर्ड पार्टी के पास जाता है, वो आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर ऑफ इंक्वायरी, जैसे मैंने बताया था। अगर हमें स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स की, तो एक तो तरीका है हम स्टूडेंट्स के पास जाके करें इन्फॉर्मेशन, वो तो डायरेक्ट हो गया। हम प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे हैं और प्रिंसिपल सर से या मैम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स की। ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये सूटेबल कब है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम ऐसे थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिसके पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास होती है। ये कब यूज करते हैं? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइडर है, कि हम डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। दूसरा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। तीसरा, हमें एक्सपर्ट के ओपिनियन की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफिस में गए, उनसे कहेंगे कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, आप अपना ओपिनियन भी तो बताओ कि स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सुटेबिलिटी हो गई। अब मेरिट्स, वाइडर कवरेज है, इकोनॉमिकल है। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तो एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिकल मतलब चीपर है, इसमें टाइम कम लगेगा। और फ्री फ्रॉम बायस है, इसमें किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होती है। डीमेरिट है कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, लेस एक्यूरेट हो सकती है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पर्सन इज बायस्ड। हो सकता है प्रिंसिपल सर को कोई एक क्लास अच्छी लगती हो, तो उसके बारे में अच्छा बता देंगे, बाकी क्लास के बारे में गलत बता देंगे। तो लेस एक्यूरेट भी हो सकता है, बायसनेस भी हो सकती है, और एरर्स भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू करें, तो लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। रिस्पॉन्डेंट कौन होता है? जो इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, एजेंट को अपॉइंट करते हैं, या जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट, और उससे कहते हैं कि तुम इंफॉर्मेशन को क्या करो, कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करो। जैसे कि न्यूज चैनल्स हो गए, तो न्यूज चैनल्स इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, ठीक है, तो न्यूज चैनल्स के लिए भी क्या होते हैं, वहाँ पे एजेंट अपॉइंट होते हैं। सुटेबल कब होगा, जब हमें कॉन्टिन्यूस या रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारी क्या है, इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सुटेबिलिटी कब कब होगा, जब कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा बड़ा है, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड नहीं। मेरिट क्या क्या, वाइड कवरेज है, चीपर है, यूजफुल फॉर कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन। डीमेरिट क्या क्या, इकोनॉमिकल का मतलब है चीपर, ओरिजिनल डाटा इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट तो है नहीं, टीवी चैनल वालों का है, हमारा थोड़ी है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, लैक ऑफ एक्यूरेसी भी यहाँ पे हो सकती है।